मुंबई ब्लास्ट में फांसी और उम्र कैद पाए 12 लोग अब आज़ाद घूमेंगे या नहीं। मुंबई हाईकोर्ट से फैसला आया है कि मुंबई ब्लास्ट में शामिल 12 लोग, जो 2006 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें 12 लोग जो शामिल थे उनको आज़ाद कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 12 अभियुक्तों को बरी क्यों किया गया और इनको छोड़ने का रीज़न क्या था, और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जैसे संदिग्ध मामले में जो 2006 में हुआ था 2025 तक, अब तक 10 साल तक मतलब कोर्ट में केस चल ही रहा था। मतलब इतना स्लो सिस्टम आखिर कैसे हो सकता है किसी कंट्री का कि 10 साल तक आप एक ही कोर्ट को एक ही केस में 10 साल गुजार दो। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में मामले में फांसी और उम्र कैद की सजा पाए सभी 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। पता नहीं किस खुशी में बरी कर देते हैं ये लोग। सजा ऐसी दो कि जब दूसरा सुने तो उसको उसकी भी रूह कांप जाए कि ये नहीं करना है जिंदगी में। बस ऐसे ही फैसलों की वजह से लोग इंस्पायर्ड होते हैं और हमारे यहाँ जहाँ देखो बम फट जाता है, कहीं आता पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्शन नहीं होता। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा तो दोबारा ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए कहा कि जांच में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा, तो आपके पास दिमाग है मतलब। अभियुक्तों को फौरन रिहा किया जाए। धमाकों में 189 बेकसूरों की जान गई थी और 824 लोग घायल हुए थे। बस यही तो कुछ चीज़ें हैं कि कुछ कमज़ोर दिल के लोगों के पास ताकत होती है तो वो फैसले नहीं सुना पाते, जबकि इन 12 लोगों को तुरंत 24 घंटे के अंदर फांसी दे दी जाती तो दोबारा कभी ब्लास्ट नहीं होता। पहलगाम आतंकी हमला देख लो आप, अगर उस हमले के बाद पूरा पाकिस्तान जला दिया जाता तो ऐसा आतंकी हमला दोबारा नहीं होता। अभी आप देखना, आने वाले 5-10 सालों में फिर से एक हमला होगा, सरकार फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, फिर से पॉलिटिक्स चलेगी। बस यही चलता रहता है। अब देखते हैं आखिर किस आधार पर उन्होंने इस फैसले को पलटा। तो सितंबर 2015 में स्पेशल कोर्ट ने 2006 मुंबई ब्लास्ट में 12 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें 5 की मौत की सजा सुनाई थी और 7 को उम्र कैद। सीआरपीसी की धारा 366 के तहत अगर निचली अदालत मौत की सजा सुनाती है तो इसे हाई कोर्ट से कंफर्म करना होता है। अक्टूबर 2015 में महाराष्ट्र सरकार भी मौत की सजा कंफर्म कराने बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। इसी दौरान अभियुक्तों ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस पर सुनवाई का फैसला किया। 2024 मतलब 2015 से 2024 में याचिकाकर्ताओं को विस्तार से सुनवाई के लिए जस्टिस अनिल एस किलोर और जस्टिस श्याम सी चांडक की एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया। बेंच ने 6 महीनों में 75 से ज़्यादा बैठकों में लगातार सुनवाई की। मतलब आप 6 महीने में 75 बैठकें करते हो, मतलब इतनी सारी बैठकों में आप करते क्या हो? जब आप एक बैठक में 75 सुनवाई करोगे और 140 करोड़ है इस कंट्री में, 30 करोड़ में केस चल रहा है, तो आप तो 100 साल पीछे चल रहे हो। मतलब ये सिस्टम तो 100 साल पुराना सिस्टम हो गया। फिर तो ऐसे तो कोर्ट केस सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। फिर भी ये सिस्टम आज भी लागू है। अभियोजन पक्ष के 92 और बचाव पक्ष के 50 से ज़्यादा गवाह शामिल हुए। 169 खंडों में सबूत पेश किए गए और 2000 पेज के मृत्युदंड के फैसले की समीक्षा हुई। 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 5 प्रमुख आधार पर दोषियों को रिहा कर दिया गया और निचली अदालत का फैसला पलट दिया। यही तो गलत चीज़ है गाइस। जो होना है तुरंत होना चाहिए। जैसे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ, आपने आरोपी पकड़े, तुरंत 24 घंटे के अंदर फांसी दो, काम खत्म। अब 10-15 साल तक केस चल रहा है। वो ट्रेन भी चली गई, जहाँ बम फटा था वो भी ठीक हो गया। मतलब ही क्या, सारे घाव भर गए। उसके बाद किसी को आप सजा कैसे दो? जो करना होता है उसी टाइम पर करना होता है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो, आप भगवान ना करे आपके साथ हो, लेकिन अगर आप हैं, आपकी कोई फ्रेंड है, दोस्त है, तो उसका रेप होता है, अगर आप तुरंत रेपिस्ट को सजा नहीं देते हो
अगर आप ये सोचोगे कि पुलिस आएगी, आर्मी आएगी, उनको पकड़ेगी, उनको सज़ा देगी, तो फिर काम ख़त्म हो गया। जो करना है आपको करना है, तुरंत जाओ, सबको इतनी ब्रूटल मौत दो कि जितना कोई अपने दिमाग में नहीं सोच सकता। आंखें निकाल लो, कान काट दो, गले की नस खींच लो, मतलब तड़पा कर मौत दो, तो यहाँ दोबारा यहाँ पे कोई रेप ना हो। लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। सबका बस एक ही पर्सपेक्टिव है, जो चल रहा है चलने दो। 11 अभियुक्तों ने ATS से बम बनाने, ट्रेनों में रखने और बहावलपुर में ट्रेनिंग लेने की बात कबूल की, लेकिन कोर्ट ने माना कि ये बयान शारीरिक और मानसिक यातना देकर जबरदस्ती लिए गए हैं। अच्छा, बचाव पक्ष के वकील पायोशी राय ने कोर्ट में कहा, गिरफ्तारी के 3 महीने तक का कोई बयान नहीं आया। जैसे ही MCOCA लागू हुआ तो सभी आरोपियों ने कबूल कर लिया। यह संदिग्ध है। अच्छा, मतलब कोई अपराधी अपना बयान कबूल करेगा ही क्यों? ये संदिग्ध नहीं लगा आपको? MCOCA महाराष्ट्र का विशेष कानून है जिसे संगठित अपराध रोकने के लिए लाया गया था। इसके तहत इकबालिया बयान तय ही मान्य होते थे, जब वे अपनी मर्जी से दिए गए हों या मजिस्ट्रेट के सामने। गवाह संदिग्ध हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता। एक टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि उसने आरोपियों को चर्च गेट स्टेशन तक छोड़ा, लेकिन उसकी गवाही हमले के 4 महीने बाद दर्ज की गई और पहचान करने में गलतियां थी। एक गवाह ने कहा कि उसने गोवंडी में बम बनते देखा, लेकिन वह खुद पहले संदिग्ध था और 100 दिन तक चुप रहा। एक गवाह ने कहा कि उसने एहतेशाम सिद्दीकी को ट्रेनों की रेकी करते देखा, लेकिन उसने 4 साल बाद बयान दिया कि जिसकी पुष्टि नहीं हुई। मतलब 4 साल तक आप कोर्ट में केस चलाते रहे आपसे, मतलब आज के टाइम पे, मतलब ये तो वही बात हो गई कि दुनिया प्लेन से चल रही है तो आप साइकिल से चल रहे हैं। मतलब इतना स्लो सिस्टम किसी कंट्री का कैसे हो सकता है? आप सोच लो, 2006 में एक ट्रेन में ब्लास्ट होता है और आज जाकर उसका फैसला पलट दिया जाता है कि जिन लोगों को उम्र कैद दी गई थी वो उम्र कैद भी नहीं। जब आपको उम्र कैद दी जा रही तो तुरंत दो ना, 24 घंटे के अंदर। ये क्या है कि आज उम्र कैद सुना रहे तो 100 साल बाद उम्र कैद देंगे और उसमें से 50 साल पहले हम फिर से बाहर निकालने के लिए अपील कर लेंगे। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है गाइज, ये सब अब चेंज होना चाहिए। ये उस टाइम के हिसाब से सही था, अब जनरेशन बदल चुकी है। अब लोगों को माफ़ी जैसी चीज़ मिलनी ही नहीं चाहिए। अब लोगों को मिलनी चाहिए सज़ा, वो भी ब्रूटल। ATS ने दावा किया था कि बमों में 20 किलो RDX और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ, जैसे गुजरात के कांडला पोर्ट से तस्करी कर लाया गया और गोवंडी में प्रेशर कुकर में तैयार किया गया। अब ये सब अपने आप तो नहीं हुआ, किसी ने तो किया होगा। मतलब सबको बरी कर देने का मतलब तो ये हुआ कि बस अब कोई आत्मा आई थी, आत्मा ने रख दिया और वो बम फट गया और बस। धमाके के लिए कोई बम, टाइमर या साजिश से जुड़ा नक्शा नहीं मिला, कोई हथियार या अन्य सामग्री नहीं मिली जो दोषियों को धमाके से जोड़ सके। इसके कहने मतलब कोर्ट के कहने का मतलब है धमाका किसी इंसान ने नहीं किया, धमाका आत्मा ने किया था, आत्मा। इसीलिए हमने सबको छोड़ दिया। मतलब हद है, बेवकूफ़ी की भी हद होती है। जांच एजेंसियों ने 2006 धमाके की क्या कहानी बताई थी, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में फेल हुई। ये कहानी कैसे फेल हुई? तो महाराष्ट्र पुलिस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS ने अपनी चार्जशीट में बताया कि मुंबई में 7/11 बम धमाके एक प्लान्ड आतंकी हमला था। इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा, LET और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI का हाथ था। ऐसी मूवमेंट को तो जड़ से ख़त्म करना चाहिए और जिन्होंने बनाया उनको तो चौराहे में लटका देना चाहिए। इस हमले की साजिश मार्च 2006 में पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई थी। लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े आतंकी आज़म चीमा ने सिमी के कुछ सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग की। इसीलिए गाइस कहते हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक पाकिस्तान है तब तक इंडिया की ग्रोथ में एक रुकावट बनी रहेगी। और कहा जाता है इसी मीटिंग में तय हुआ कि ट्रेनों में
धमाके किए जाएंगे। 2006 में करीब 50 लड़कों को पाकिस्तान के बहावलपुर में ट्रेनिंग दी गई और वहाँ उन्हें बम बनाने, हथियार चलाने और पुलिस पूछताछ से बचने की ट्रेनिंग दी गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाती है, तो फिर कहने का मतलब तो यही है कि हम कमज़ोर हैं, यह हम माने या ना माने, बट हमारे एक्शंस बताते हैं कि हम कमज़ोर हैं या ताकतवर। जैसे अभी आपने देखा होगा यमन में एक भारतीय नर्स का फांसी दी जा रही थी, तो उस पर कितना हंगामा हुआ कि एक इंडियन को फांसी दी जा रही है। मतलब आपको सारी न्यूज़ में नहीं दिखाया गया होगा, कुछ न्यूज़ में आपने देखा होगा, जैसे कि दैनिक भास्कर में आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब है कि आपने कभी ये न्यूज़ नहीं पढ़ी होगी कि एक अमेरिकन को यहाँ फांसी दी जा रही है और अमेरिकी सरकार ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की। नहीं, दी ही नहीं जाएगी पहली बात, क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल, जिस कंट्री में उसके लोगों को फांसी दी जाएगी वो उस कंट्री को जला देंगे, उस कंट्री में सीधे मिसाइल गिराएंगे। लेकिन भारत अगर यमन के खिलाफ भारत अगर यमन के खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब भारत कुछ तो कमी है हम में। तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमारा सिस्टम बहुत ही खस्ता हालत में, हम बहुत ही कमज़ोर हैं इन सब चीज़ों के पर्सपेक्टिव से, कि अगर एक साल को सॉल्व करने में, एक केस को सॉल्व करने में अगर हमको 10-10, 15-15 साल लगते हैं, तो फिर ऐसा सिस्टम छोड़ देना चाहिए, हमें दूसरा सिस्टम अपनाना चाहिए। लेकिन लोगों को बदलाव नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों से जब बदलाव की बात की जाती है तो वो अपने बदलाव को अपने धर्म से जोड़ लेते हैं, और ये इस कंट्री की बहुत ही बुरी आदत है। तो अब देखें अगर 12 अभियुक्तों को अब कभी सज़ा मिलेगी या नहीं। तो 22 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को सुनवाई होगी, और ये सुनवाई भी सालों तक चलेगी और यही चलता रहेगा, क्योंकि हमें एक ही चीज़ तो आती है, चीज़ों को लटका के रखना। चाहे वो किसी सिटी में रोड बननी हो, किसी गांव में पाइपलाइन बिछानी हो, रोड के नीचे पाइपलाइन बिछानी हो, किसी गांव तक बिजली पहुंचानी हो, सब में एक ही चीज़ सेम होती है, सबको लटका दिया जाता है सालों तक कि हो रहा है, काम हो रहा है, और काम होता रहता है और कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि ये सिस्टम। और फिर बोलते हैं देश में ग्रोथ नहीं हो रही है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा तो 11 लोगों को सजा मिल सकती है। तो क्या 11 लोगों को सजा मिलेगी, फिर 10 साल बाद फिर से वो अप्लाई करेंगे हमारी फांसी रोक दो, और फिर से सजा पलट दी जाएगी। मतलब क्या ही है, इतना ज़्यादा किसी भी, आप खुद सोचो गाइस, किसी केस को इतना वक्त देना, किसी एक के बाद, प्रॉब्लम ये नहीं है आप केस को वक्त दे रहे हो, प्रॉब्लम ये है आप एक ही केस को इतना वक्त दे रहे हो, इसकी वजह से बाकी केसेस पेंडिंग होते हैं। इसीलिए भारत में केसेस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाते। क्योंकि समय, टाइमिंग का खेल होता है। आप एक केस को 10-15 साल दोगे तो बाकी 10-15 साल में जो केसेस आए उनका बोझ बढ़ जाएगा आपके ऊपर, और इसीलिए केसेस सॉल्व नहीं होते। इसीलिए देखो तो आज सबको लॉयर बनना है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आशीष पांडे बताते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के प्रावधान में है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट के फैसले पलटने के खिलाफ अनुमति याचिका दायर की जा सकती है। मतलब, और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटने की क्षमता रखता है। 21 जुलाई को ATS के पूर्व चीफ KP रघुवंशी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। 2006 में इस बम ब्लास्ट की जांच रघुवंशी ने ही की थी। रघुवंशी ने कहा, मेरा मानना है कि हमने एक बहुत ही मजबूत मामला बनाया था, जिसके आधार पर निचली अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। पहली बात, इतना बड़ा केस होने के बाद निचली अदालत ये केस हैंडल कर क्यों रही थी। मतलब ये इस चीज़ से समझ में आता है कि सरकार कितनी एक्टिव रहती है इन सब मामलों को लेकर। लोग मर रहे हैं, मरने दो, ये कॉन्सेप्ट है सरकार का।
अब ATS फैसले की जांच करेगी और सरकारी वकीलों के साथ मिलकर अपील करेगी। मेरी राय है उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील ज़रूर करनी चाहिए। करना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन करते नहीं हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। और अगर ये कंट्री बदलनी है गाइस तो पहले आपको और हमको बदलना होगा, आवाज़ उठानी होगी, तभी इस कंट्री का कुछ हो सकता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।